वीडियो में हमने आवेशों के संतुलन की बात की थी। अब उस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। संतुलन में हमने देखा था कि अगर दो मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनका संतुलन बिंदु इनको मिलाने वाली रेखा के कहीं बीच में आता है। और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनका संतुलन बिंदु उनको मिलाने वाली रेखा के कहीं बाहर आता है और छोटे आवेश की ओर आता है। अब ये संतुलन है बेसिकली, अगर हम संतुलन की बात करें तो ये संतुलन तीन तरीके का होता है। एक संतुलन वो होगा जिसको हम लोग कहेंगे स्टेबल है, एक अनस्टेबल है और एक न्यूट्रल है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो अगर यहां पर कोई बॉल रखी है, मान लो सपोज करो कोई बॉल है। अब अगर इस बॉल की मेन पोजीशन देखी जाए तो ये, अगर हम इस बॉल को थोड़ा भी पुश कर दें तो यह अपनी मेन पोजीशन से हट जाएगी और वापस उसको गेन नहीं कर पाएगी। तो इस तरह का जो संतुलन होता है उसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल। ठीक, अगर मान लो कोई बॉल यहां रखी हो, इसकी मेन पोजीशन ये है। अब अगर इस बॉल को हम थोड़ा पुश करके छोड़े तो यह अपनी मेन पोजीशन में वापस आ जाएगी। इस तरह के संतुलन को हम लोग कहते हैं स्टेबल संतुलन। और स्टेबल संतुलन में कोई भी चीज अपनी मेन पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करती है। अच्छा, मेन पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करती है मतलब यहां पर जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसलिए इसका हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मोशन होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये मेन पोजीशन के इधर उधर होता है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे कोई बॉल ले ली जाए, अब इसकी मेन पोजीशन ये होगी। अगर हम इसको थोड़ा सा पुश करके छोड़े तो भी बॉल तो ऐसे ही होगी। इसका मतलब ये जो पोजीशन है इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल है, मतलब तटस्थ है। इसकी मेन पोजीशन हमेशा ऐसे ही कंटेन करेगी। तो इसका मतलब अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल तीन तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में भी इस तीन तरह के इक्विलिब्रियम की चर्चा की जाती है और टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने दो चार्जेस लिए, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू, और इनकी बीच की दूरी हमने ले ली 2L। ओके, इसको मैंने कहा चार्ज 1, इसको मैंने कहा चार्ज 2। अब एक तीसरा चार्ज, अब देखो दोनों सेम चार्ज है तो इसका मतलब इसमें जो इक्विलिब्रियम होगा, जो संतुलन होगा, संतुलन बिंदु बिल्कुल मिड में होगा। मतलब इधर से भी है और इधर से भी है। अब मान लो इस बिंदु पे संतुलन है, यहां पर हमने एक पार्टिकल रख दिया जिसपे चार्ज प्लस क्यू है और उसका मास यम है। ओके, अब देखो ये बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल बीच में है, तो ये जितना इसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा वो भी इतनी फोर्स से प्रतिकर्षित कर रहा होगा। तो यहां पर इसके द्वारा जो बल लग रहा होगा, मान लो मैंने कहा ये F1, इसके द्वारा जो बल लग रहा होगा प्रतिकर्षण बल F2, और इस केस में F1 F2 के बराबर होगा और ये संतुलन में होगा। ठीक है बेटा, लेकिन अगर मान लो अब ये कैसा संतुलन है, अनस्टेबल है, स्टेबल है या न्यूट्रल है, तो हम इसको चेक करने के लिए मान लो हम इसको थोड़ी सी डिस्टेंस डिस्प्लेस करें, थोड़ा सा विस्थापित करें, तो क्या होगा। अगर मान लो हम इधर विस्थापित करते हैं x दूरी तक, छोटी दूरी, बहुत स्मॉल छोटी दूरी विस्थापित करें,
तो इसके कारण जो है फोर्स कम होने लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था इनवर्स स्क्वायर लॉ में कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब इसके कारण फोर्स घटेगा इस पे, और इसके कारण फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि ये दूरी तो अब कम हो जाएगी। अगर x दूरी हम इधर आ जाए मीन पोजीशन से, ये अब इसकी तो मीन पोजीशन हो गई ना, तो ये इसके कारण बल बढ़ेगा और इसके कारण बल घटेगा। इसका मतलब अगर हम इसको इधर विस्थापित करते हैं तो ये इसके द्वारा बल बढ़ता है इस साइड में, ठीक है। अब जब विस्थापित हम इधर कर रहे हैं, बल इधर लग रहा है, इसका मतलब वो उसको वापस मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहां जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि चार्ज अपने मेन पोजीशन में वापस आने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब हम यहां पर कौन सा मोशन होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जा सकता है। अब कैसे इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, उसके लिए जो है अब हम उसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ओके बेटा, मान लो पहला चार्ज था Q1, दूसरा चार्ज था Q2 और इनके बीच की दूरी थी 2L। ओके, हमने यहां पर चार्ज रख दिया था Q प्लस Q, दोनों प्लस चार्जेस थे, और इसका मास था m। अब हमने इसको जो है यहां थोड़ा सा बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया इस पॉइंट। अब यहां जो फोर्स लगेगा इसके कारण ये हो गया F1, कितने के बराबर हो जाएगा बेटा? F1 इज इक्वल्स टू KQ बटा L प्लस x का होल स्क्वायर। अच्छा, इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा दैट इज F2। अच्छा, F2 कितना हो गया? F2 इज इक्वल्स टू KQ बटा L माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो F2 बड़ा है, हमने इधर डिस्प्लेस किया, लेकिन फोर्स इधर ज्यादा है, मतलब कि यहां पे जो विस्थापन के विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है। ये एसएचएम की ही शर्त है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब भी हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वहां पे एसएचएम होता है, और यही टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब इस पॉइंट पे अगर हम एफ नेट फोर्स निकालें, एफ नेट इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1 दैट इज इक्वल्स टू KQ बटा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस KQ बटा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो F नेट इज इक्वल्स टू, अब KQ बटा KQ कॉमन हो गया, 1 L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो F नेट इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू KQ। अच्छा देखो, ये हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां देखो क्या हो जाएगा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब हम आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो। ओके बेटा, अब देखो दैट इज इक्वल्स टू F नेट F नेट इज इक्वल्स टू KQ और ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2LX माइनस L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2LX बटे में L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। F नेट इज इक्वल्स टू KQ
इंटू 4LX बटा L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखो हमने x तो बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लिया था, वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू L, L इज ग्रेटर देन x, तो यहां पर x को हम छोड़ देंगे। एफ नेट इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू 4LX अपॉन L की पावर 4, एक से कट गया क्यूब हो गया। एफ नेट इज इक्वल्स टू 4K क्यू क्यू बटा L क्यू x। अच्छा, अब ये जो एफ नेट है, चूंकि ये एसएचएम का की बात है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो फोर्स इधर आया, और फोर्स जब भी डिस्प्लेसमेंट की दूसरी साइड लग रहा है तो एसएचएम की कंडीशन बन रही है, इसलिए हम एसएचएम के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। F इक्वल्स टू माइनस के। अच्छा, यहां भी माइनस लगेगा क्योंकि देखो नेट फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो जब कंपेयर, अच्छा ये के जो है, यहां के की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये के जो है ऑसिलेशन के लिए, तो हम अगर यूज करें तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू 4Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 L3। बोलो बेटा, ठीक है, यहां इस के की वैल्यू रख दी मैंने, इसलिए रख दी कि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट यम बाई के, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट यम, और इसकी वैल्यू हो गई 4Q, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 L3। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन 0 L3, पाई से 4 से 4 कट गया, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंदर लेते जाओ, दैट इज इक्वल्स टू यम पाई क्यूब एप्सिलॉन 0 L3 बटा क्यू। ये टाइम पीरियड इसका हो जाएगा। इसका मतलब हम चार्जेस के स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करें तो वहां हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे किया था हमने, यहाँ एफ नेट निकाल लिया, और एफ नेट निकाल के एसएचएम के इक्वेशन से उसको कंपेयर करके के की वैल्यू निकाल ली, और के की वैल्यू निकालने के बाद टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के में इसकी वैल्यू पुट की और निकाल ली। ओके, अब हम एक दूसरे केस पर डिस्कस करते हैं। ओके, मान लो अब फिर दो चार्जेस हमने लिए, एक लिया प्लस क्यू और दूसरा भी लिया प्लस क्यू, बीच की दूरी ली मैंने 2L। अच्छा, बिल्कुल मिड में मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दी, और जिसका मास जो है यम है, मतलब किसी बॉडी पे। अच्छा, एक बात और नोटिस करने की है कि चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, लेकिन मास बिना चार्ज का भी हो सकता है। अंडरस्टूड? अब देखो, अब अगर मान लो ये दो चार्जेस हैं, अब इसको अगर मान लो हम थोड़ा सा x डिस्प्लेस कर दे इधर, ध्यान से समझो, मीन पोजीशन से, तो अब ये यहां पर आ गया। अब ये चार्ज जो है प्लस है, ये माइनस है, ये इसको खींच रहा है, और ये चार्ज जो है इसको अपनी ओर खींच रहा है, मतलब ये F1 लग रहा है, ये F2 लग रहा है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, जब ये इसके पास जाएगा तो ये इसको खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो इसका मतलब वो मीन पोजीशन पर वापस नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब यहां जो इक्विलिब्रियम बनना है वो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी बॉडी अपने मीन पोजीशन पर वापस नहीं आती। तो इसका मतलब यहां पर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट एसएचएम की बात नहीं कर सकते, यहां कोई टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन अगर अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि यही दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू, और यहां पर हमने रखा था माइनस क्यू, मास m था, ये दूरी 2L थी। अगर मान लो हम इसको वर्टिकल ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट करें, मान लो इधर ला x डिस्टेंस तक, तब क्या होगा, x डिस्टेंस तक,
तो ये चार्ज देखो, ध्यान से समझो, ये चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा F1 फोर्स से, ये चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा F2 फोर्स से। अब दोनों फोर्सेस अगर हम देखें तो ये थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल पर खींच रहा है। इसका मतलब इस फोर्स के कंपोनेंट हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में हो जाएगा F2 साइन थीटा, इधर हो जाएगा F1 साइन थीटा, और इस साइड में जो कंपोनेंट आएगा मैं नीचे लिख देता हूं F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। अगर ध्यान से देखो सब डिस्टेंस इक्वल है, देखो ये L है, ये x दूरी तक डिस्प्लेसमेंट किया गया, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 2f cos थीटा। कैसे लिखा मैंने? mod of f1 is equals to mod of f2 that is equals to f, तो 2f cos थीटा। अब ये फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, इसका मतलब जब हम डिस्प्लेस ऊपर कर रहे हैं तो जो नेट फोर्स है F नेट है वो किधर एक्ट कर रहा है? नेट नीचे की ओर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर। इसका मतलब यहां भी कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि यहां भी SHM होगा, टाइम पीरियड फाइंड होगा। तो इस तरह के केस में कई तरह के केस बन सकते हैं और हम लोग बहुत तरह के प्रॉब्लम्स इसमें देख सकते हैं। हमको यही देखना होगा कि कहाँ इक्विलिब्रियम स्टेबल है और कहाँ अनस्टेबल है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो वहां पर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट, लेकिन शर्त ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो हम करेंगे वो बहुत स्मॉल हो। प्रॉब्लम की बात करेंगे कि अगर मान लो दो गोलों पे, छोटे गोलों पे, चूंकि यहाँ पॉइंट चार्ज की बात हो रही है तो बहुत बड़े गोले नहीं लेंगे हम लोग। अब अगर दो गोलों पे चार्ज है, उन्हें एक दूसरे से टच करा दिया जाए या उन्हें किसी तार से जोड़ दिया जाए तो उनपे आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। जैसे मान लो, मैं कह रहा हूं कि मान लो ये दो गोले हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल है, मान लो इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है। ओके बेटा, बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर हम इसे एक वायर से टच करा, जोड़ दें या इन दोनों को टच करा दें, तो टच कराने के बाद इन पर जो चार्जेस आएंगे दैट इज Q1 प्लस Q2 बटा 2 और Q1 प्लस Q2 बटा 2, मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब आइडेंटिकल होगा मतलब दोनों की रेडियस इक्वल होगी बिल्कुल। लेकिन अगर मान लो, खैर उस तरह की प्रॉब्लम कम आएगी, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, मान लो कि अगर आइडेंटिकल ना हो, इसकी रेडियस मान लो R1 हो, इसकी रेडियस मान लो R2, इस पर Q1 चार्ज हो, इस पर Q2 चार्ज हो। अब अगर हम इन्हें टच कराएंगे और इस गोले को मान लो मैंने A कहा, इसको मैंने कहा B का, तो आफ्टर टचिंग जो इन पर चार्ज आएगा A पर और B पर, अब उसको ध्यान से देखो, जो QA पर चार्ज आएगा दैट इज इक्वल्स टू R1 बटा R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2 आएगा, और QB पे जो चार्ज आएगा दैट इज R2 बटा R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। मतलब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अच्छा, ये चार्ज एक दूसरे पे शिफ्ट क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम ये जान रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग वैद्युत विभव नहीं पढ़ा, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका नॉलेज दे रहा हूं आपको। देखो बेटा, चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ट्रांसफर होता है, और तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों की विभव समान न हो जाए। तो प्रक्रिया वही है, जैसे यहां पर दोनों चूंकि आइडेंटिकल थे तो यहां से चार्ज किधर से किधर को जाएगा? उच्च विभव से निम्न विभव को, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। ठीक है। अब अनआइडेंटिकल में भी यही होगा। जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो इस चीज को मैं दोबारा बताऊंगा। अब इस तरह का कई सवाल जो एनसीईआरटी में गिवन है कि दो आइडेंटिकल बॉल हैं, उनके बीच में इतना फोर्स है, तो अगर मान लो उन्हें टच करा के दोबारा उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो फोर्स क्या होगा? अब मैंने आइडेंटिकल के लिए भी बताया, अनआइडेंटिकल के लिए बताया। बेसिकली फॉर्मूला तो वही है, फिर से एक बार देख लो। मैंने जो बोला था QA इज इक्वल्स टू R1 बटा R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2, दोनों गोलों के चार्जेस को योग हो जाएगा।
अच्छा, QB इक्वल्स टू R2 बटा R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। अच्छा, चार्जेस को जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि यहां पर मान लो प्लस 3Q चार्ज है और यहाँ माइनस Q चार्ज है, तो जो टोटल चार्ज होगा 3Q माइनस Q होगा, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है और उसको जोड़ने के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब मान लो आइडेंटिकल है दोनों, तो यहाँ पे 2Q हो जाएगा। अगर दोनों सेम होंगे गोले तो इन पर कितना कितना चार्ज बटेगा, Q और Q बटेगा। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र। ओके, अच्छा, इसको हम बताने से पहले मैं फर्स्ट ईयर की कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था। हमने कहा था कि कोई द्रव्यमान है तो उसके चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र पाया जाता है, जिससे वो अन्य द्रव्यमानों को अपनी ओर आकर्षित करे। जैसे मान लो ये मार्कर है, अभी मैं छोड़ दूं तो ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि पृथ्वी एक बड़ा द्रव्यमान है और वो अपनी ओर चीजों को आकर्षित करती है। वैसे सेकेंड ईयर में हमें दो तरह के क्षेत्र पढ़ने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र पढ़ना। अब मान लो ये कोई चार्ज है, अब इस चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होगी। अब यह फील्ड तो इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करेगी, अनंत तक एग्जिस्ट करेगी, बस उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि हमने देखा था 1/r² से प्रोपोर्शनल है। ओके बेटा, अब इस फील्ड को मतलब किसी आवेश के चारों ओर क्या पाया जाता है, वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है। और इसी फील्ड के कारण कोई दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण वो बल लगाते हैं। जो हम कहते हैं कि आवेश जो है एक दूसरे पर बल आरोपित करता है, तो क्यों करता है, वैद्युत क्षेत्र के कारण। अब इस वैद्युत क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन, प्रदर्शन कैसे किया जाए, तो मतलब हम किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को कैसे दिखाएं या कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए तीन तरीके हैं। एक वैद्युत बल रेखाओं द्वारा, और ये ज्योमेट्रिकल मेथड है, ज्यामिति विधि से, मतलब वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा हम वेक्टर के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा, इसको हम कहते हैं वेक्टर ई। ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र का सदिश निरूपण है। ये तो ज्यामिति विधि से, मतलब किसी आवेश के चारों ओर हम रेखाएं खींचेंगे, मैं सिखाऊंगा। मैं अभी एक नॉर्मल व्यू दे रहा हूं, कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिटेल करेंगे। मैंने कहा किसी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है। अब उस वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको हम सदिश निरूपण कहते हैं। और तीसरा है वैद्युत विभव द्वारा। किसके द्वारा बेटा, वैद्युत विभव, ये आदेश निरूपण है। ओके, तो इन तीन तरीकों से किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा था, जो किसी द्रव्यमान के चारों ओर था। इसी तरह किसी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, और बाद में हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को मिक्स करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।